बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है फॉर्मल लॉजिक लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 33। आज की लेक्चर में हमने प्रीवियस दो लेक्चर्स जो हमने किए हैं 31 और 32 उसकी आज हमने करनी है प्रैक्टिस, ताकि ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है प्रीवियस वो क्लियर हो जाए, उसमें कोई भी डाउट बाकी ना रहे। ठीक है जी। अब अपने टॉपिक पे मूव करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके जी, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द मेन ऑपरेटर इन द फॉलोइंग प्रेपोजिशंस। मेन ऑपरेटर को हमने बहुत ज्यादा मरतबा डिस्कस कर लिया। मेन ऑपरेटर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। मेन ऑपरेटर बेसिकली ऐसा ऑपरेटर होता है जो किसी स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा हो, जो सबसे ज्यादा मतलब स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा हो। अब देखिए, इसका एक आंसर आएगा और इसका एक आंसर आएगा। अब इस दोनों आंसर चेंज किसकी वजह से होंगे? डॉट ऑपरेटर की वजह से। इस वजह से इसका मेन ऑपरेटर क्या है? डॉट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। इसमें मेन ऑपरेटर कौन सा है? ट्रिपल बार। ये देखना है ये कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो सबसे ज्यादा वैल्यूज को अफेक्ट करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखें। इसमें देखें ये जो निगेशन है ये सिर्फ इस ब्रैकेट पे अप्लाई हो रही है और ये ब्रैकेट यहाँ पे अप्लाई हो रही है, लेकिन ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। ये जो हमारे पास हॉर्स शो का सिंबल है ये अफेक्ट कर रहा है होल स्टेटमेंट को। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 को देखें और इसमें भी कौन अफेक्ट कर रहा है? वेज ऑपरेटर। होप सो ये तो आपको समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके जी, रीड आउट करें क्वेश्चन को। राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। कंपाउंड स्टेटमेंट को हमने किस में लिखना है? सिंबॉलिक फॉर्म में। Then use your knowledge of the historical events referred to by the simple statements to determine the truth value of the compound statements. अब ये देखें, it is not the case that Hilton ran the third rich. अब ये क्योंकि बुक जो है हमारे पास इंटरनेशनल है तो अब हमें तो उसकी हिस्ट्री नहीं आती, इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, आगे हम नहीं करेंगे। सिर्फ इससे हम क्या करेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? इट इज नॉट द केस दैट। नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? निगेशन को। स्टेटमेंट में से हम ले लेंगे एज को। ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें। हिटलर रैन द थर्ड रीच एंड निक्सन डिड नॉट रिजाइन द प्रेसिडेंसी। ओके, इसमें से हमने ले लिया हिटलर का, ले लिया हमने एज और एंड ऑपरेटर डॉट, और निक्सन डिड नॉट रिजाइन द प्रेसिडेंसी, ये हमने कर दी इसकी निगेशन। निगेशन किसकी है हमारे पास? एन की। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10 को रीड आउट कर लें। इफ हिटलर रैन द रिच देन इथर कस्टर वॉज किल्ड बाय द इंडियंस और आइंस्टाइन डिस्कवर्ड स्प्रिन। अब इसका आंसर क्या आएगा? इफ आ गया एज और ये इफ और देन वाला है तो यहाँ पे आएगा हॉर्सो का सैम्पल। देन इथर कस्टर वाज किल्ड बाय द इंडियंस, इथर वाला है तो ये हमने पैरेंथेसिस में सीखा था, पैरेंथेसिस, और यहाँ पे आ जाएगा सी और का आएगा वेज ऑपरेटर और आइंस्टाइन का हमने ले लिया ई। ठीक है, तो ये इसकी हो गई सिंबॉलिक फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 13, बोथ हिटलर रैन द, चलेंगे छोड़ें, चलो यही पढ़ लेते हैं। बोथ हिटलर रैन द थर्ड रीच एंड लिंडबर्ग क्रॉस द अटलांटिक इफ neither Einstein discovered Spain nor Caesar conquered China। अब देखें, ये हमारे पास इफ के बाद जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? एंटीसीडेंट, और देन के बाद क्या होता है हमारे पास? कॉन्सिक्वेंट। और ये हमने पढ़ा था कि पहले हम एंटीसीडेंट को लिखते हैं फिर हम कॉन्सिक्वेंट को लिखते हैं। इस वजह से पहले हम इस स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये हिटलर वाले को करेंगे। इफ नेथर आइंस्टाइन, तो देखेंगे नेथर वाला निगेशन, आइंस्टाइन का हमने ले लिया ई
और नॉर का हमने ले लिया वेज ऑपरेटेड, सीजर का हमने ले लिया सी। और ये हमारे पास कौन सा केस है, हॉर्स शो का कंडीशनल। यहाँ पे आ गई हॉर्स शो। और बोथ हिटलर रैन द थर्ड रिच एंड, ओके, हिटलर में से ले लिया हमने एज, और एंड में से हमने लिया डॉट, ये एंड है ना, और लिंडबर्ग में से ले लिया हमने एल। ये है इसकी फॉर्म, सिम्बियोटिक फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 14, इट इज नॉट द केस दैट Custer was killed by the Indians unless both Nixon resigned the presidency and Edison invented the telephone. अब इसका आंसर आप मुझे देंगे ताकि मुझे पता चले कि यहाँ तक आपको समझ आई है कि नहीं। अब आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है जी। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, डिटरमिन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सिंबलाइज्ड स्टेटमेंट्स लेट ए बी एंड सी और ट्रू and XYZ be false, circle your answer. Okay, अब देखें A हमारे पास क्या है, A हमारे पास है ट्रू, लेटेड के नीचे लिखते जाएं। और X हमारे पास क्या है, फॉल्स। और हमने अप्लाई क्या करना है, डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर तो T और F अगर दोनों ट्रू होते हैं फिर ट्रू होता है, लेकिन अब एक दोनों फॉल्स है, इस वजह से ये होगा फॉल्स और इसका आंसर आएगा फॉल्स। और इसको हमने कर देना है सर्कल, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, T और F, और फिर बीच में आ जाएगा F, और आंसर को काट देंगे हम सर्कल, ठीक है जी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 को रीड आउट करें। C हमारे पास क्या है, C हमारे पास है ट्रू, और Z हमारे पास क्या है, Z हमारे पास है फॉल्स। ओके, अब C के ऊपर क्या अप्लाई हो गया, निगेशन, तो ट्रू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉल्स में। ओके, अब हमने और ऑपरेटर को देखना है, और ऑपरेटर देखना है ना, तो इसको चेक करेंगे जो निगेशन अप्लाई करने के बाद आया, और इसको चेक करेंगे तो F और F एटलीस्ट वन ट्रू होना चाहिए, लेकिन नहीं है, इस वजह से इसके ऊपर आ गया फॉल्स, और जो आंसर होगा उसे हम काट देंगे सर्कल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को रीड आउट करें। X हमारे पास क्या है, X हमारे पास है फॉल्स। ओके, Z हमारे पास क्या है, Z भी हमारे पास फॉल्स है, और निगेशन अप्लाई होगी X के ऊपर, तो ये फॉल्स है तो हो जाएगा ट्रू। अब हमारे पास क्या है, एंटीसीडेंट ट्रू है, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, और आंसर को हमने क्या कर देना है, सर्कल, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर देखें 13 को। ए हमारे पास क्या है, ट्रू, वाई हमारे पास क्या है, फॉल्स। ओके, जी हमारे पास है फॉल्स, और सी हमारे पास क्या है, ट्रू। ओके जी, अब ए, पहले तो निगेशन वाले को सॉल्व करें ना, निगेशन हमारे पास जी है ना, तो फॉल्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। अब ए डॉट वाई, ट्रू डॉट फॉल्स, तो ये तो हो जाएगा फॉल्स, इसमें से इसको टिक करें। और जी डॉट सी, इसका मतलब ये निगेशन के बाद जो आंसर होगा इसको, और जो सी है इसको चेक करेंगे। टी डॉट टी, कौन सा ऑपरेटर अप्लाई होना है, डॉट ऑपरेटर, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, ट्रू, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया ये। अब हमने किसके ऊपर कंपेयर करना है, एक ये जो आंसर आया हमारे पास इस स्टेटमेंट का फॉल्स आया, और इस स्टेटमेंट का हमारे पास ट्रू आया। अब इसका हमने वेज ऑपरेटर देखना है, ये हमारे पास एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ट्रू, क्योंकि ये हमारे पास वेज ऑपरेटर है और उसमें हमारे पास क्या कंडीशन होती है, एटलीस्ट वन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है जी। अब इसमें से एक और कर लेते हैं 19 वाला। एक्स हमारे पास होगा फॉल्स, सी हमारे पास है ट्रू। ओके, इधर निकाल लेते हैं, एक्स हमारे पास है फॉल्स, सी हमारे पास है ट्रू, बी हमारे पास है ट्रू, और जी हमारे पास है फॉल्स। ओके, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्स और सी को सॉल्व करना है। एंटीसीडेंट फॉल्स है और कॉन्सिक्वेंट ट्रू है, तो इसका तो आंसर आएगा ट्रू, ठीक है।
और फिर उसके ऊपर क्या अप्लाई करनी है, निगेशन। ये जो हमारे पास ट्रू है ना, इसको हमने कर देना है फॉल्स। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास फॉल्स। अब बी और जी को करना है। एंटीसीडेंट ट्रू है, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, फॉल्स। ठीक है, और अब इसके ऊपर क्या अप्लाई करनी है हमने, निगेशन। तो ये फॉल्स है तो इसकी क्या होगी, निगेशन ट्रू। ठीक है, ओके। अब देखिए हमारे पास इसका क्या आंसर आया, इसका आंसर आया हमारे पास फॉल्स, और इसका आंसर आया हमारे पास ट्रू। अब हमने इसके ऊपर क्या अप्लाई करनी है, इक्विलेंस। तो ये हमारे पास इक्विलेंस है, नहीं है, तो इस वजह से इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, अब ये हमारे पास फॉल्स इसका आंसर है। अब हमने क्या करना है, पूरी स्टेटमेंट के ऊपर निगेशन अप्लाई करनी है। तो ये हमारे पास फॉल्स था, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रू में। तो इस पूरी स्टेटमेंट का आंसर क्या आया, ट्रू। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है और 25 है, ये आप मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आई है कि नहीं। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर। अच्छा जी, व्हेन पॉसिबल डिटरमिन the truth value of the following symbolized statements. Let A be true, Y Z be false, P Q have unknown truth value. If the truth value of the statement cannot be determined, write undetermined. Okay. यहाँ पे हमें क्या किया गया है, ए और बी हमें ट्रू दिया गया, वाई और जी हमारे पास फॉल्स है, और पी और क्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास अननोन है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी ट्रुथ वैल्यू को हमने डिटरमिन करना है, और जिस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती उधर हमने लिख देना है अनडिटरमिन्ड। ओके, ए हमारे पास क्या है, ट्रू। ओके, पी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। ओहो, पी हमारे पास अनडिटरमिन्ड है, और जहाँ पे अनडिटरमिन्ड होगा वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दें। अब देखिए वेज ऑपरेटेड है, वेज ऑपरेटर में हमारे पास एक कंडीशन होती है कि एटलीस्ट वन ट्रू होना चाहिए, और यहाँ पे एटलीस्ट वन ट्रू हो रहा है, इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू, और इसको हम काट देंगे सर्कल। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें, क्यू हमारे पास अनडिटरमिन्ड है, क्यू हमारे पास क्या है, अनडिटरमिन्ड। डॉट ऑपरेटर और ए हमारे पास है ट्रू। अब डॉट ऑपरेटर के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होनी चाहिए, लेकिन इसमें हमारे पास एक ट्रू है, हमें नहीं पता कि ये हमारे पास ट्रू है कि फॉल्स, इस वजह से इसका आंसर हमारे पास अनडिटरमिन्ड है, हमें नहीं पता कि ये ट्रू है कि फॉल्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, अनडिटरमिन्ड। आंसर को कर देंगे सर्कल। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, पी हमारे पास है अनडिटरमिन्ड, ओके, ए हमारे पास है ट्रू, इक्विवेलेंस क्यू हमारे पास है अनडिटरमिन्ड, और बी हमारे पास है ट्रू। ठीक है, सबसे पहले एंटीसीडेंट ट्रू हो, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो, तो वो तो हमें देता है फॉल्स, लेकिन ये हमारे पास एक ही स्टेटमेंट होती है जहाँ पे कॉन्सिक्वेंट फॉल्स और एंटीसीडेंट ट्रू हो, तो फिर हमें फॉल्स रिटर्न करता है। अदरवाइज जो हमारे पास ये हॉर्स सैम्पल है वो मेरी ट्रू ही रिटर्न करता है। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, हॉर्स ट्रू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हमारे पास एंटीसीडेंट ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स होना, तब ही सिर्फ हमारे पास जो हॉर्स सैम्पल होता है हमें फॉल्स रिटर्न करता है, अदरवाइज वो ऑल स्टेटमेंट्स में, ऑल कंडीशन में हमें ट्रू ही रिटर्न करता है। अब हमने इसको क्या करना है, कंपेयर करना है इक्विवेलेंस बार। अब ये देखिए ये भी ट्रू है, और इक्विवेलेंस ट्रिपल बार हमें क्या बताता है कि अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ट्रू। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आप मुझे करके दिखाएंगे, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है। Hope so आपको समझ आ गई होगी। If you have any query, you can ask me in comment box and you can also DM me on Instagram. और जो शख्स मुझे कमेंट्स में आंसर करेगा उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी और उसका शाउट आउट करूंगी कि देखते हैं पहला कौन है जो इन क्वेश्चंस का आंसर करता है। ओके जी, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।